आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एक सवाल जो शायद हम सब सोचते हैं, वो ऐसा काम कैसे मिले जिससे सच में प्यार हो। सालों से एक ही सलाह सुनते आए हैं, अपने जुनून का पीछा करो। पर क्या ये वाकई सबसे अच्छी सलाह है? ये सवाल वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है वो इशारा करती है कि कहानी शायद उतनी सीधी है नहीं। सिर्फ जुनून के पीछे भागना हो सकता है काफ़ी ना हो, और कभी-कभी तो ये सलाह नुकसान भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है ये जो पॉपुलर सलाह है वो हमेशा सही नहीं होती। सही। और आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ। क्या हो अगर अगर हम कहें कि अपने काम में महारत हासिल करना, उस पर अपना कंट्रोल पाना और एक साफ उद्देश्य या मिशन तय करना, शायद ये चीजें जुनून ढूंढने से ज्यादा जरूरी हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। थॉमस नाम का एक व्यक्ति था और उसे ज़ेन बौद्ध धर्म से गहरा लगाव हो गया। हाँ। एकदम जुनून सवार हो गया। उसे लगा बस यही मेरा रास्ता है, और इसी सोच के साथ वो सब कुछ छोड़कर एक मठ में रहने चला गया। उसे पक्का यकीन था कि भाई यहीं असली खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? मठ में कुछ वक्त बिताने के बाद थॉमस को एहसास हुआ कि वो अंदर से तो बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा। हाँ, वही चिंताएं, वही बेचैनी। जिस जुनून को वो अपनी मंजिल मान रहा था, उसके शिखर पर पहुंचकर भी वो सुकून नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। तो ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या जुनून सच में खुशी की गारंटी है? और ये सिर्फ थॉमस की बात नहीं है ना? अगर हम दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक स्टीव जॉब्स को देखें, हाँ, उनका उदाहरण भी है। तो उनकी कहानी भी ऐसी नहीं है कि पहले जुनून आया फिर सफलता मिली। एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत किसी बड़े क्रांतिकारी जुनून से नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक छोटा सा कम रिस्क वाला साइड प्रोजेक्ट था। थोड़ा भाग्य का साथ मिला और चल पड़ा। शुरू में उनका मकसद दुनिया बदलना नहीं था, बस कुछ पैसे कमाना, तकनीकी खिलवाड़ करना था। सही कहा। ये कहानियां इस आम सलाह पर सवाल उठाती हैं, अपने जुनून का पालन करो। जो जानकारी है वो बताती है कि ये विचार जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही भ्रामक भी हो सकता है। कैसे? इससे लोग एक नौकरी से दूसरी में भटकते रह सकते हैं, हमेशा उस सही चीज की तलाश में जो शायद है ही नहीं, और नतीजा अक्सर लोग असंतुष्ट और थका हुआ महसूस करते हैं। तो अगर सिर्फ जुनून का पीछा करना सही रास्ता नहीं है, तो फिर क्या है? कोई और तरीका है जिससे काम में वो सेटिस्फैक्शन मिल सके? हाँ बिल्कुल। जानकारी एक बिल्कुल अलग सोच की तरफ इशारा करती है। इसे हम कह सकते हैं कारीगर मानसिकता। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट? कारीगर मानसिकता ये क्या है? देखो, ये मानसिकता इस सवाल पर फोकस नहीं करती कि दुनिया मुझे क्या दे सकती है या क्या ये काम मेरे जुनून से मेल खाता है। अच्छा। बल्कि इस पर फोकस करती है कि मैं दुनिया को क्या मूल्य दे सकता हूँ। मतलब अपने हुनर को निखारने पर जोर देना, कुछ कीमती बनाने पर जोर देना। ये तो दिलचस्प है, यानी फोकस खुद से हटाकर अपने काम की क्वालिटी पर लाना। बिल्कुल। इसका एक बढ़िया उदाहरण जॉर्डन टीज का है, एक गिटार प्लेयर। वो घंटों सिर्फ अपने गिटार बजाने के स्किल्स को बेहतर बनाने में लगाता है। लगातार मुश्किल चीजें प्रैक्टिस करता है, खुद को चैलेंज करता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या आज मेरा मन है गिटार बजाने का, या क्या ये मेरा सच्चा जुनून है। वो बस अपने हुनर को तराशने पर ध्यान देता है। ये उस जुनून वाली सोच से बिल्कुल अलग है ना? हाँ, ये मुझे स्टीव मार्टिन की वो सलाह याद दिलाता है, इतने अच्छे बनो कि वे तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। क्या बात है, बिल्कुल वही। ये कारीगर मानसिकता का निचोड़ है। अपने हुनर पर काम करना तो हमारे हाथ में है। सही। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने या तारीफ पाने के लिए नहीं है। इसे समझने के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट है करियर पूंजी, करियर कैपिटल। करियर पूंजी, ये क्या चीज है? इसका मतलब है ऐसे स्किल्स जो रेयर भी हैं और वैल्यूएबल भी, दुर्लभ और मूल्यवान। सोचिए, जो चीजें हमें किसी काम में सबसे ज्यादा पसंद आती हैं, जैसे क्रिएटिविटी दिखाने का मौका, हाँ। अपने काम से दुनिया पर असर डालना, हाँ। या अपने काम और टाइम पर कंट्रोल होना। बिल्कुल। ये सब गुण भी तो दुर्लभ और मूल्यवान हैं। इन्हें पाने के लिए आपको बदले में कुछ देना होगा, और वो है आपकी करियर पूंजी। ये एक तरह का लेन देन है। तो बेहतरीन काम पाने के लिए पहले खुद बेहतरीन बनना होगा अपने स्किल्स के जरिए। हाँ बिल्कुल। इसके कई उदाहरण हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल 2 जैसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाकर जबरदस्त करियर पूंजी कमाई। मशहूर रेडियो होस्ट आयरा ग्लास ने सालों तक रेडियो प्रोडक्शन के छोटे मोटे काम करके अपने कहानी कहने के हुनर को निखारा। तब जाकर उन्हें दिस अमेरिकन लाइफ जैसा शो बनाने का मौका और कंट्रोल मिला। अच्छा। सर्फ बोर्ड बनाने वाले एल मेरिक ने दुनिया के बेस्ट सर्फ बोर्ड बनाकर अपनी धाक जमाई। इससे उन्हें अपनी शर्तों पर जीने की आजादी मिली।
और इसका उल्टा भी जरूर सच होता होगा, मतलब बिना पूंजी के जुनून का पीछा करना। हाँ, और ये खतरनाक हो सकता है। जानकारी में लीसा फ्यूअर की कहानी है। उसने जुनून के नाम पर अपना अच्छा खासा मार्केटिंग करियर छोड़ दिया, योगा स्टूडियो खोला। लेकिन उसके पास योग सिखाने का वो दुर्लभ और मूल्यवान स्किल नहीं था जो कस्टमर्स को खींच लाता। नतीजा, स्टूडियो फेल हो गया, उसे सरकारी मदद पर निर्भर होना पड़ा। ओ। दूसरी तरफ जो डफी नाम के डिजाइनर ने, उसने उसी मार्केटिंग और डिजाइन के फील्ड में रहकर अपने स्किल्स को लगातार निखारा। उसने न सिर्फ बड़ी सफलता हासिल की, बल्कि इतनी करियर पूंजी बना ली कि वो अपने काम पर जबरदस्त कंट्रोल रख सका। यहां तक कि गांव में एक बड़ा सा रिट्रीट सेंटर भी खरीद लिया। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि ये करियर पूंजी कमाए कैसे जाए? क्या सिर्फ मेहनत करना काफी है? रोज ऑफिस जाना? नहीं, सिर्फ मेहनत करना या रोज ऑफिस जाना काफी नहीं है। यहां एक और जरूरी चीज आती है, सविचार अभ्यास, डिलिब्रेट प्रैक्टिस। सविचार अभ्यास? ये क्या होता है? ये सिर्फ काम करने से कहीं ज्यादा है। इसमें आपको लगातार अपनी कैपेसिटी की लिमिट्स को थोड़ा और आगे धकेलना होता है। ऐसी चीजें करनी होती हैं जो आपके लिए मुश्किल हों, और फिर तुरंत और साफ फीडबैक लेना होता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। अच्छा, मतलब सिर्फ घंटों काम करना नहीं, बल्कि सोच समझकर मुश्किल चीजों पर ध्यान देना और सीखना कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत। हाँ, जैसे शतरंज के ग्रैंड मास्टर सिर्फ टूर्नामेंट खेलकर बेहतर नहीं बनते, वो घंटों बैठकर पुरानी गेम स्टडी करते हैं, अपनी गलतियां समझते हैं और खास कमजोरियों पर काम करते हैं। आज के नॉलेज बेस्ड कामों में ये और भी जरूरी है, क्योंकि वहां अच्छा परफॉर्मेंस कैसा दिखता है ये मापना अक्सर मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग एक लेवल पर पहुंचकर सुधार करना बंद कर देते हैं। सविचार अभ्यास आपको उस लेवल को तोड़ने में मदद करता है। आप किस तरह के कैपिटल मार्केट में हैं? कुछ फील्ड विनर टेक ऑल जैसे होते हैं, जहां एक ही टॉप स्किल सब कुछ दिला देता है, जैसे शायद टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर कोडर। दूसरे ऑक्शन मार्केट जैसे होते हैं, जहां कई अलग अलग तरह के स्किल्स वैल्यूएबल हो सकते हैं, जैसे एक मल्टी टैलेंटेड मार्केटिंग कंसल्टेंट। अच्छा। फिर यह पहचानना होता है कि आपको किस तरह की पूंजी बनानी है। अक्सर मौके आपके आसपास ही होते हैं, हम देख नहीं पाते। फिर साफ लक्ष्य तय करना जरूरी है कि अच्छा दिखना कैसा है, और सबसे अहम, लगातार खुद को कंफर्ट जोन से बाहर धकेलना और ईमानदार फीडबैक ढूंढना। इसमें टाइम लगता है, इसलिए धैर्य रखना भी जरूरी है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने कड़ी मेहनत और सुविचार अभ्यास से अच्छी खासी करियर पूंजी बना ली। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करें? क्या सिर्फ ज्यादा पैसे या बेहतर पोस्ट ही इसका इनाम है? पैसे और पोस्ट मिल सकते हैं, बेशक, लेकिन जानकारी एक और ज्यादा पावरफुल चीज पर जोर देती है, कंट्रोल। अपने काम पर कंट्रोल। कंट्रोल, हाँ, ये तो हर कोई चाहता है। बिल्कुल, यानी ये तय करने की आजादी कि आप क्या काम करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। इसके फायदे क्या हैं? फायदे सिर्फ महसूस होने वाले नहीं हैं। रायन वॉयलैंड नाम के किसान की कहानी है, जिसने रेड फायर फार्म शुरू किया। उसके लिए खेती का आकर्षण सिर्फ जमीन से जुड़ाव नहीं था, बल्कि अपने काम, अपने टाइम, अपने फैसलों पर पूरा कंट्रोल होना था। और साइंटिफिक रिसर्च भी दिखाती है कि जब एम्प्लॉइज को अपने काम पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है तो वो ज्यादा खुश, हेल्दी और प्रोडक्टिव होते हैं। कुछ कंपनियों ने ROWE जैसे मॉडल अपनाए हैं, रिजल्ट्स ओनली वर्क एनवायरनमेंट। अच्छा, वो क्या है? उसमें सिर्फ नतीजों पर ध्यान दिया जाता है, इस पर नहीं कि आप कब और कहां काम कर रहे हैं। इसे सचमुच ड्रीम जॉब एलिक्सर कहा गया है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या कंट्रोल पाना इतना आसान है? मुझे लगता है इसमें कुछ मुश्किलें भी होंगी जरूर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कंट्रोल पाने के रास्ते में 2 बड़े जाल हैं, जिनसे बचना जरूरी है। जाल? कैसे जाल? पहला कंट्रोल ट्रैप तब आता है जब आप बिना पर्याप्त करियर पूंजी जमा किए ही कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। मतलब? जैसे कोई अपनी नापसंद नौकरी अचानक छोड़ दे, बिना ये सोचे कि आगे क्या करेगा या कैसे कमाएगा। ऐसा कंट्रोल ज्यादा देर टिकता नहीं। हाँ, जैसे वो जेन वाली कहानी थी, जिसने रोमांच के लिए कॉलेज छोड़ा पर आर्थिक तंगी में फंसी रही। बिल्कुल। या लीजा फ्यूअर, जिसने बिना तैयारी के योग स्टूडियो खोला। हाँ। ये सब इसी पहले जाल के उदाहरण हैं। उन्होंने कंट्रोल चाहा, लेकिन उसके बदले देने के लिए उनके पास कोई वैल्यूएबल कैपिटल नहीं थी। ठीक है, ये पहला जाल हुआ। और दूसरा? दूसरे कंट्रोल ट्रैप तब आता है जब आपके पास अच्छी खासी करियर पूंजी जमा हो जाती है। अब आप अपनी कंपनी के लिए इतने वैल्यूएबल हो जाते हैं कि वो आपको ज्यादा कंट्रोल देने से कतराते हैं। वो आपको जाने नहीं देना चाहते। अरे, मतलब जब आप काबिल हो जाते हैं, तब कंपनी आपको प्रमोशन, ज्यादा सैलरी, बड़ा ऑफिस तो दे देगी। हाँ। लेकिन ये कहने से हिचकिचाएगी कि ठीक है,
तुम अपने हिसाब से काम कर लो। हाँ, बिल्कुल यही होता है। लुलु यंग, एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ यही हुआ। जब उसने अपनी कैपिटल का इस्तेमाल करके कम घंटे काम करने या फ्रीलांस करने की कोशिश की, तो कंपनी ने विरोध किया, उसे रोकना चाहा। डॉक्टर लुइस, जिसने एक स्टार्टअप के लिए अपने प्रतिष्ठित मेडिकल रेजिडेंसी से ब्रेक लेने की सोची, उसे भी अपने सीनियर से रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। उन्हें समझ नहीं आया कि कोई इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ेगा। तो इन दोनों जालों से कैसे बचा जाए? एक तरफ बिना पूंजी के कंट्रोल नहीं मिलता, दूसरी तरफ पूंजी बनने पर लोग कंट्रोल देने से कतराते हैं। ये तो मुश्किल है। हाँ, यहीं पर साहस काम आता है, लेकिन सोच समझकर इस्तेमाल किया गया साहस। जानकारी डेरिक सिवर्स का उदाहरण देती है, सीरी बेबी के फाउंडर। वो कंट्रोल के बड़े पैरोकार हैं। उनका एक सिंपल रूल है, जिसे वो कहते हैं वित्तीय व्यवहार्यता का नियम, लॉ ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। वित्तीय व्यवहार्यता का नियम, ये क्या है, समझाएंगे जरा? इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर आप अपने काम में ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, जैसे कम घंटे काम करना, दूर से काम करना या अपना खुद का कुछ शुरू करना, तो ये कदम उठाने से पहले ये देखें कि क्या कोई इसके लिए पे करने को तैयार है। पे करने को मतलब पैसे देने को? यहां पे का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। ये एक नौकरी का ऑफर हो सकता है, किसी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या आपके मौजूदा बॉस की सहमति हो सकती है कि हाँ, हम तुम्हें इन नई शर्तों पर रखने को तैयार हैं। अच्छा, ये एक बाहरी न्यूट्रल सिग्नल है कि आपकी करियर पूंजी वाकई उतनी वैल्यूएबल है जितनी आप सोच रहे हैं। सिवर्स ने इसे अपने म्यूजिक करियर और सीडी बेबी दोनों में सक्सेसफुली इस्तेमाल किया। ये एक अच्छा फिल्टर लगता है। ठीक है, तो पूंजी से कंट्रोल मिलता है, लेकिन क्या काम में संतुष्टि के लिए इतना ही काफी है, या कुछ और भी है जो मायने रखता है? कंट्रोल एक बहुत बड़ा हिस्सा है निश्चित रूप से, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करियर पूंजी का इन्वेस्टमेंट एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज में किया जा सकता है। वो क्या है? और वो है एक मिशन या उद्देश्य, एक ऐसा लक्ष्य जो आपके रोजमर्रा के काम से बड़ा हो, जो आपके काम को एक गहरा मतलब दे। मिशन मतलब अपने काम के जरिए कुछ बड़ा हासिल करना, कोई मकसद? हाँ बिल्कुल। परदेस सवेती, हार्वर्ड की एक जानी मानी बायोलॉजिस्ट, का जीवन इसका बेहतरीन उदाहरण है। उनका मिशन है कंप्यूटेशनल जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके अफ्रीका में पुरानी और घातक बीमारियों के फैलने के तरीके को समझना और उनसे लड़ना। वाह, ये मिशन उनके काम को जबरदस्त एनर्जी और डायरेक्शन देता है। ये सिर्फ साइंटिफिक पेपर छापने या ग्रांट जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा मिशन मिलता कहाँ से है? क्या ये किसी दिन अचानक दिमाग में आता है, कोई इल्हाम होता है? जानकारी कहती है ऐसा बहुत कम होता है। एक सार्थक मिशन खोजने के लिए भी पहले आपको अपने फील्ड में एक्सपर्टीज यानी करियर पूंजी हासिल करनी पड़ती है। फिर से वही बात, पूंजी। हाँ, आपको अपने फील्ड की सीमाओं तक पहुंचना होता है। कटिंग एज जिसे कहते हैं, जहां ज्ञान खत्म होता है और नया ज्ञान शुरू होता है। केवल उसी सीमा पर खड़े होकर आप उन संभावनाओं को देख सकते हैं, एडजेसेंट पॉसिबल, जहां कुछ नया, कुछ अनोखा किया जा सकता है, जहां से बड़े मिशन जन्म लेते हैं। अच्छा, तो मिशन भी पूंजी के बाद ही आता है? पहले नींव बनानी होगी, फिर इमारत? बिल्कुल। सैरा नाम की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जिसने दुनिया बदलना चाहा, लेकिन उसके पास कोई ठोस स्किल नहीं था। वो फेल हो गई। जेन भी बिना पूंजी के जुनून के पीछे भागी। पारदीस सवेती को अपना मिशन सालों की कड़ी एकेडमिक मेहनत, पीएचडी, एमडी, पोस्टडॉक रिसर्च के बाद मिला, जब वो अपने फील्ड की एक्सपर्ट बन चुकी थी। तो नियम ये लगता है, पहले छोटा सोचें, पूंजी बनाएं, फिर बड़ा काम करें, मिशन खोजें और उसका पालन करें। ठीक है, मान लीजिए किसी ने पूंजी भी बना ली और उसे अपने फील्ड की सीमाओं पर कोई मिशन जैसा आइडिया भी मिल गया। अब उसे हकीकत कैसे बनाया जाए? बड़े मिशंस तो अक्सर मुश्किल और रिस्की होते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं पर दो और स्ट्रैटेजीज काम आती हैं। पहली है छोटे दाव लगाना, लिटिल बेट्स। छोटे दाव? हाँ, ये विचार पीटर सिम्स की किताब से आता है। इसका मतलब है कि बड़े लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कम रिस्क वाले कदम उठाना, प्रयोग करना और देखना क्या काम करता है। कर्क फ्रेंच, एक आर्कियोलॉजिस्ट जो बाद में टीवी होस्ट बना, इसका अच्छा उदाहरण है। कैसे? उसने सीधे डिस्कवरी चैनल पर शो का सपना नहीं देखा। उसने छोटे प्रयोग किए। एक पुरानी फिल्म को डिजिटाइज किया, मेक्सिको में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ फुटेज शूट की, शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट के साथ छोटे प्रोजेक्ट किए। इनमें से एक छोटा सा प्रयोग अप्रत्याशित रूप से उसे बड़े टीवी शो तक ले गया। मतलब बड़े सपने देखो, पर शुरुआत छोटे मैनेजेबल कदमों से करो। एकदम। और दूसरी स्ट्रैटेजी है उल्लेखनीयता का नियम, लॉ ऑफ रिमार्केबिलिटी। ये सेथ गोरिन के पर्पल काउ के आइडिया से प्रेरित है। पर्पल काउ, बैंगनी गाय। हाँ,
आपका मिशन बेस्ड प्रोजेक्ट सिर्फ अच्छा या यूजफुल होना काफी नहीं है, उसे ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके बारे में बात करने पर मजबूर हो जाएं। रिमार्केबल, वो भीड़ से अलग दिखना चाहिए, एक बैंगनी गाय की तरह। अच्छा। और उसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर पेश करना चाहिए जहां ऐसी बातें आसानी से फैल सकें। जाइल्स बोकेट नाम के एक प्रोग्रामर ने आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक एआई प्रोग्राम बनाया जो म्यूजिक बनाता था। अरे वाह। ये इतना अनोखा था पर्पल काउ कि जब उसने इसे ओपन सोर्स कम्युनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग नई चीजों पर बात करते हैं, में जारी किया तो ये वायरल हो गया और उसने बोकेट को अपने फील्ड में मशहूर कर दिया। तो संक्षेप में अगर कहें तो सिर्फ जुनून का पीछा करना शायद सबसे अच्छा रास्ता नहीं है। नहीं। पहले कारीगर बनकर दुर्लभ और मूल्यवान स्किल्स यानी करियर पूंजी बनाओ। हाँ। फिर उस पूंजी का इस्तेमाल अपने काम पर ज्यादा कंट्रोल पाने और एक सार्थक मिशन खोजने और उसे छोटे दाव और उल्लेखनीयता के जरिए आगे बढ़ाने में करो। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये एक ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ रास्ता लगता है, एक ऐसा करियर बनाने का जिससे आपको सच में प्यार हो और जो संतोषजनक हो। इसमें शायद थोड़ा ज्यादा समय और मेहनत लगे। हाँ, लग सकता है, लेकिन नतीजे ज्यादा गहरे और स्थायी हो सकते हैं। जुनून अक्सर महारत हासिल करने का नतीजा होता है, ना कि उसका कारण। याद है थॉमस, वो ज़ेन मठवासी जिसके साथ हमने कहानी शुरू की थी, उसका क्या हुआ आखिर में? हाँ, कहानी का अंत बड़ा दिलचस्प है। मठ छोड़ने के बाद वो वापस अपनी पुरानी बैंकिंग की नौकरी में चला गया। अच्छा, वापस बैंकिंग में? हाँ, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने जुनून खोजने के बजाय कारीगर मानसिकता अपनाई। उसने अपने काम पर ध्यान दिया, अपने स्किल्स को बेहतर बनाया और धीरे धीरे उसे तरक्की मिली। अंत में उसे उसी बैंकिंग की नौकरी में चुनौती और संतुष्टि महसूस होने लगी, बिना किसी बाहरी जुनून का पीछा किए। उसे अपने काम में ही महारत हासिल करके संतुष्टि मिली। वाह, ये तो वाकई दिखाता है कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में काम कर सकते हैं। ये रास्ता शायद उतना ग्लैमरस ना लगे, पर ज्यादा जमीनी और प्रभावी लगता है। बिल्कुल, संतुष्टिदायक काम का रास्ता बनाने में है, खोजने में नहीं। ये बनाना पड़ता है। तो आज की इस चर्चा से हमारे श्रोता अपने लिए क्या ले जा सकते हैं? सोचिए, क्या ये विचार कौशल पर ध्यान देना, नियंत्रण हासिल करना, एक मिशन बनाना आपके अपने काम, पढ़ाई या किसी हुनर को सीखने की यात्रा पर किसी तरह लागू होते हैं? सोचने वाली बात है। क्या कोई खास रणनीति या कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है? हमें ज़रूर बताइए कि ये जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी रही और क्या हम इसे और बेहतर तरीके से समझा सकते थे। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।